गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड डिवाइन फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो हमें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर्स को करना है। एंड ये आपके एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है पहले, प्रीवियस ईयर अगर पास्ट ईयर की बात करते हैं तो आपको पता लग भी रहा है इससे कि अगर 3 बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है तो इसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। तो भैया आइए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बच्चे फर्स्ट हमारा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। हम क्यों ग्लोबलाइजेशन करते हैं, उसके फायदे क्या मिलते हैं हमें, या इसको आप बोल सकते हो मेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके लाभ क्या हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन करती है। एक सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल आपको मिलेगा चाइना का। देखिएगा, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है जिससे कि पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो वहां पे आके स्टैब्लिश करे और मैन्युफैक्चरिंग करे या असेंबलिंग करे। इससे बेनिफिट क्या होता है, चाइना में जो है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, चाइना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, चाइना जो है टैक्स जनरेट करती है, चाइना वहां से एक्सपोर्ट करती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, चाइना के पास में टेक्नोलॉजी दूसरे देशों की आती है। अगर अमेरिका अपने यूनिट को लगा रहा है या फिर रसिया अपने यूनिट को चाइना में लगा रहा है तो वहां से चाइना को जो बेनिफिट्स मिलेगा, वहां की टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास में आएंगी, वहां की टेक्नोलॉजी भी शेयर्स होंगी। तो ये एक बेनिफिट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना जो है एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पे उभर करके आई है। जबकि अगर आप बात करेंगे 1970 की, अगर आप बात करते हैं, कोई बहुत पुरानी बात ये नहीं है, अगर मैं 1970 की बात करता हूं तो लगभग ये 55-60 साल पुरानी बात है, 50-55 साल पुरानी बात है। इस टाइम पीरियड में इंडिया और चाइना की पर कैपिटल इनकम सेम थी। मतलब जिस 1970 में जो इंडिया की कंडीशन थी, सेम कंडीशन चाइना की भी थी। और अब चाइना इतनी रैपिडली इतनी ग्रोथ कर गया, इतने आगे चला गया इंडिया से, उसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि उन्होंने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को जो अपने कंट्री के अंदर इंप्लीमेंटेशन है 1970 और 80s के बिटवीन ही, वो 70s में ही लेकर के आ गए थे। हम 92 के अंदर हमने फोकस करा, हम अपने इकोनॉमी का रिफॉर्म्स किया, पर उन्होंने 1970 के अंदर ही चाइना ने करा इसका। और उसका बेनिफिट वो ग्लोबलाइज हो गई, पूरे वर्ल्ड से वो हो गई, जुड़ गई, कनेक्ट हो गई, और पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने की वजह से उसकी इकोनॉमी इतनी रैपिडली ग्रोथ कर गई चाइना की कि चाइना आज के टाइम पे दुनिया की लीडिंग कंट्रीज में से एक कंट्रीज है। तो एक यही एग्जांपल है, ग्लोबलाइजेशन अलाउस कंट्रीज टू ट्रेड इंटरनेशनली। ग्लोबलाइजेशन अलाउड करता है, ग्लोबलाइजेशन में ये ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनली ट्रेड करता है, मतलब पूरी दुनिया से बहुत सारे देशों से वो ट्रेड करता है। इंक्रीज इन इनकम एंड जीडीपी, उससे उस कंट्री की क्या होती है, इनकम और जीडीपी बढ़ती है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेन करेंसी उस कंट्री को मिलती है, तो जीडीपी और इनकम वहां की ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल, चाइनाज एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग हैज हेल्प द बूस्ट इट्स इकोनॉमी। तो जो चाइना कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पूरी दुनिया में बेच रही है, उससे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, उसकी इकोनॉमी को हेल्प मिल रहा है। हमारे भारत में लगभग 54% की पॉपुलेशन जो है आज भी, आधी से ज्यादा जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है, जबकि हमारे पास में एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना लैंड अवेलेबल नहीं है। चाइना एरिया वाइज हमसे 3 टाइम्स है, 3 गुना से ज्यादा है, फिर भी उनका वर्क और पॉपुलेशन हमारी और चाइना की लगभग सेम है, फिर भी उनका इतना बड़ा वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज नहीं है, जबकि सेम पॉपुलेशन है और हमसे 3 टाइम्स बड़ा लैंड है। अगर सेम पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हो भी चाइना में, तो भी उनके पास में जमीन का बड़ा टुकड़ा है, तो भी वहां पर कैपिटल इनकम ज्यादा ही होगी। बट इतनी परसेंटेज के बावजूद भी नहीं है, जमीन इतना बड़ा होने के बाद भी। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर, इतने लोगों की नीड नहीं है, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एंगेज्ड है। क्यों एंगेज्ड है? क्योंकि ऑल्टरनेट कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। यही अगर इकोनॉमी का हमारे ग्लोबलाइजेशन होता, अब बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में काम करना पड़ता, लेकिन बिहार में आप इतनी सारी चीजें हैं, नेचुरल चीजें, कि अगर वहीं पे अगर कुछ इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाए और जो खाने की चीजें हैं वो अदर चीजें पूरे वर्ल्ड में अगर एक्सपोर्ट की जाए, तो हुकूमत पूरे वर्ल्ड में, जैसे लाइक मखाना है पूरे दुनिया में जाता है बिहार से, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है वहां से जा सकते हैं, राजस्थान का अपना है। तो ग्लोबलाइज करने से क्या होता है कि लाइक वो पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होती है, लोगों की आमदनी का सोर्स बनता है, उससे उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी का मतलब ही है वहां के लोगों के इनकम का सम। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, चाइना's एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग हैज हेल्प द बूस्ट इट्स इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं बच्चे,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ग्लोबलाइजेशन से अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ रही है, अपने यूनिट्स को स्टैब्लिश कर रही है, अपने यूनिट्स को लगा रही है, तो उससे हमारे लोगों को काम मिल रहा है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर जापान की कंपनी होंडा भारत के कर्नाटक में आती है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है और उसके लिए वो इन्वेस्ट करती है, तो वहां पे जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो कौन है? वो भारतीय हैं। तो यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर है? और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में और एग्जांपल मैं बताता हूं, लाइक एमएनसीज आज के टाइम पे पूरे नोएडा और गुड़गांव में एमएनसीज है। और ये एमएनसीज है कहां की? मल्टीनेशनल कंपनीज कहां की हैं? बाहरी कंपनीज है। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो ही ये आज भारत में आकर के सर्विसेज ले रहे हैं, और जॉब किसको मिल रहा है? भारत के लोगों को मिल रहा है, इंडिया के लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप नोएडा जाएं, गुड़गांव जाएं, यहाँ बहुत सारी एमएनसीज हैं, यहाँ के दिल्ली के लोग वहां पे काम करने जाते हैं, शाम को लौट करके वापस अपने घर में आते हैं। तो यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी देने वाला कौन है? एमएनसीज है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, एमएनसीज नहीं होती, तो ये जो लोग जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब की कमी रहती। तो ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है ये। मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएट्स जॉब व्हेन दे इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। जब भी आप अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कंपनीज लाइक द IBM एंड Amazon प्रोवाइड जॉब इन इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशंस। या अदर डेवलपिंग नेशंस में भी जो है जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी मैंने कुछ एमएनसीज, कुछ भी अपना एक एग्जांपल और भी डाल सकते हैं आप। होंडा का एग्जांपल डाल दिया आपने। तो ऐसे अगर आप एक दो एग्जांपल भी पढ़ रहे हैं तो वो आगे भी बहुत सारी चीजों में उस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने आंसर को लेन देना। लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर, गुड्स आर प्रोड्यूस। देखो बच्चे, लोअर प्राइस फॉर कंज्यूमर का मतलब यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट, हम इंडियन, हमारा चाइना के साथ में बहुत बार, काफी बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फिर भी हम चाइना के प्रोडक्ट को ही बाय कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ के लोग चाइना के प्रोडक्ट को ही बाय कर रहे हैं। चलिए मान के चलिए किसी की इनकम लेवल अच्छी है और वो बाइकआउट भी कर सकता है चाइना के प्रोडक्ट को, वो दूसरे प्रोडक्ट भी ले सकता है क्योंकि उसकी इनकम अच्छी है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी आ रहा है तो वो उसको ले लेगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि बिल्कुल बिलो दी पॉवर्टी लाइन है या फिर गरीब लोग हैं, उनके लिए तो सबसे पहले प्रायोरिटी उनका बजट रहता है। तो जो चीज जहां सस्ता दिखेगा वो सस्ती चीजों को वो अडॉप्ट करेगा। और चाइना की चीज इतनी सस्ती क्यों होती है? अब सवाल यह है, चाइना में क्या लेबर कॉस्ट कम है? चाइना की चीज सस्ती इसलिए होती है क्योंकि वहां का उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया हुआ है कि जिससे कि किसी भी फॉर्म के लिए प्रोड्यूस करना बहुत जो है चीपेस्ट कॉस्ट होता है। वहां पे लैंड इजिली अवेलेबल हो जाता है उनके लिए, टैक्स, हैवी टैक्सेस नहीं है इंडस्ट्रीज पे, तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो जो पूरी दुनिया है, अब आप देखो, अमेरिका और चाइना की नहीं बनती आपस में, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अभी भी अमेरिका और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अभी भी आप देखते हैं न्यूज के अंदर कि भैया चाइना अमेरिका को कह रहा है, अमेरिका चाइना को कह रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रीम लेवल पे, और यही दोनों जो है वर्ल्ड वॉर 3 लाने के लिए इनफ है, जिसकी की पूरी पॉसिबिलिटीज, पूरी संभावना ये एक तरीके से बना भी रहे। तो उसके बाद भी अमेरिका का आईफोन क्यों चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? सवाल ये है, इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी, क्योंकि अमेरिका में उसको बनाना जो है कॉस्टली पड़ रहा है, और वो इसलिए चाइना बना रहा है कि चाइना बनाना उसको जो है उससे कंपेरेटिवली चीप है वो। तो चीपेस्ट होने की वजह से उसका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होने की वजह से वो पूरी दुनिया में इसलिए वो कॉम्पिटिशन कर पाएगा बाकी प्रोडक्ट के साथ में। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो चाइना में उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जा रही है और उसको पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फर्म वहां पर अपने यूनिट्स को स्टैब्लिश करना चाहेगी जहां पर उसका टैक्स कम लगे, लैंड इजिली उनको अवेलेबल हो जाए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो। और इससे क्या बेनिफिट मिलता है? हम जैसे कंज्यूमर के पास में वो चीजें सस्ती कीमत पे आ जाती है। अब चाइनीज जितने भी हमारे पास में टॉयज वगैरह हैं, ये सब चीजें क्या आ जाती हैं? भारत ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो आ पा रही है, ग्लोबलाइजेशन नहीं होती तो नहीं होती। तो चाइनीज टॉयज हो, आप दिवाली फेस्टिवल देख लो, होली फेस्टिवल देख लो, पिचकारी वगैरह देख लो, सब कुछ चाइनीज आइटम है हमारे पास में। लाइट्स हो गए, सब कुछ, मैक्सिमम चीजें चाइनीज आइटम हमारे पास में आ रही है। उस हमें एक बेनिफिट मिल रहा है कि भाई हमें इसकी प्राइसेस क्या है, कम है, कम कॉस्ट पे ये चीजें मिल पा रही है, कंज्यूमर को ये बेनिफिट मिल गया। अगर ग्लोबलाइजेशन ना हो तो वो प्रोडक्ट हमारे भारत में आता नहीं, तो जो हमारे भारत के जो सिमिलर प्रोडक्ट है उसके लिए हमें हैवी प्राइस पे करना पड़ता।
हाँ, बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल मैं इसके सपोर्ट में हूं। मैं ये नहीं कर रहा चाइनीज प्रोडक्ट का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट्स को तो बताऊंगा ही। मैं ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स डिस्कस कर रहा हूं, तो बेनिफिट्स की ही बात करूंगा। क्लियर है बच्चे? हाँ, अब मैं तो आपसे यही कहूंगा, खुद मैं भी यही कहता हूं कि जहां तक अवॉइड किया जा सकता है वहां तक चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए। लेकिन जो चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं वो हाथ में चाइना का गुड्स प्रोडक्ट लेकर के ही वो भी बाइकआउट करते हैं। बात करते हैं बच्चे क्लोथिंग मैन्युफैक्चर, ये डिस्कस हो गया। लोअर प्राइस फॉर क्लोथिंग का एक एग्जांपल है, लाइक जो कपड़े को बहुत ही कम कॉस्ट पे बनाना जो सबसे सस्ता पड़ता है वो बांग्लादेश में पड़ता है। वहां लेबर रेट भी कम है कपड़ों के बनाने के लिए, और वहां से रॉ मटेरियल भी इजीली वहां पे मिल जाता है। इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया के पार्टीशन के टाइम पर दो बेसिक जो आपको जो डिसएडवांटेज देखने को मिला, जितनी फर्टिलाइज लैंड जो भारत की जो मेन फर्टिलाइज लैंड थी उसको ही बंटवारे में अलग कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाए। वेस्ट पाकिस्तान जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जूट कि जितने भी जो है लगभग 85% प्रोडक्शन जो इंडिया में जो जूट का होता था वो बंगाल साइड से होता था, ईस्ट साइड, इंडिया के ईस्ट साइड से होता था। पार्टीशन के टाइम पर उसको अलग कर दिया गया, और जो ड्राई फ्रूट्स और अदर चीजों का जो प्रोडक्शन होता था वो इंडिया के जो है वेस्ट साइड्स में होता था, वहां से पाकिस्तान अलग कर दिया। तो मतलब फर्टिलिटी लैंड हमारे अलग अलग हो गए। खैर आज की बात करें तो अब 1971 में वो बांग्लादेश फिर बनाया गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तान रहे या बांग्लादेश रहे, इंडिया तो नहीं बनाया गया था ना। हाँ, 1971 को लेकर करके कई बार जो है इंदिरा गांधी की बहुत तारीफ होती है कि भैया इन्होंने उस पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। उससे फायदा क्या हुआ आप मुझे ये बताएं, या फायदा उससे क्या ही होना था? वो पाकिस्तान का नाम चेंज कर दिया। अगर आप एक मेरे सामने पर्सन है, एक ही जगह अगर उसका नाम है बी रख दो तो फर्क क्या पड़ता है ये बताइए मुझे। और उस चक्कर में हमारे सैनिक भी शहीद हुए उस दौरान। जो सैनिक शहीद हमारे हुए, उनके बलिदान हुआ, तो फिर उसको वापस मिला लेना चाहिए था, तब बोलते कि हाँ इंदिरा गांधी ने कुछ काम किया है। तो ये सब खैर कहने की बात होती है, बट मेरा कहने का मतलब है कि बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से रॉ मटेरियल इजीली बांग्लादेश में एक्सेस किया जा सकता है, और वहां पे लेबर कॉस्ट भी कम है, तो इसलिए क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए जो है बेस्ट जगह जो है वो बांग्लादेश माना जाता है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कपड़े जो है वो बांग्लादेश से ही आते हैं। क्लियर है? और वो वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, इसलिए वो कम रेट पर इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो कस्टमर को क्यों क्या मिल रहा है? लोअर प्राइस फॉर कस्टमर। किसके? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। क्लोथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन द बांग्लादेश इज सोल्ड एट द अफोर्डेबल प्राइस वर्ल्ड वाइड। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। हाँ बच्चे, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे पास में बहुत सारी चॉइस है। अगर मैं फोन की बात करूं, मोबाइल फोन लेने अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने प्रायोरिटी पे आईफोन है, क्लियर ऑप्शन है, जो कि यूएस का ब्रांड है। आपके पास में वन प्लस है। वन प्लस शायद चाइना का ही आइटम है, शायद मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वन प्लस हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, इतने सारे ऑप्शन है, सारे बाहर के ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड इनमें से कोई भी नहीं है। सोच के देखो, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, ये ब्रांड इंडिया में नहीं आते, तो आप फिर कौन सा फोन यूज कर रहे होते? ऑब्वियसली टाटा का फोन आप यूज कर रहे होते। नोकिया भी भारत के जो है ब्रांड नहीं है, तो आप टाटा का ब्रांड यूज कर रहे होते, नो डाउट। बट आपके पास में जो आज ऑप्शंस है वो ऑप्शंस नहीं होता। मैं ये नहीं कहा टाटा के ब्रांड सही नहीं होते, टाटा के ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन क्या होता अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो आपके पास में कोई भी ऑप्शंस देखने को ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स कैन एक्सेस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, पीपल कैन बाय जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स, अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड कोरियन कार्स इन वन कंट्री। एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग कंट्री की चीजें हमें मिल जाती है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मैं 1950, 1960, 1970s की मैं बात करता हूं आपसे, इन समय में, क्योंकि 1990 के बाद ही हमने ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी रिफॉर्म्स लेकर के आए। उस समय जो हमारे देश में
जो रिच लोग हुआ करते थे, कोई गाड़ी आती थी तो इनकी शिप के थ्रू गाड़ी आती थी, शिप से, फिर वो गाड़ी को ऑर्डर करते थे, फिर एक टाइम बाद वो डिलीवरी होती थी इनको। तो लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो आप इजीली आप अलग अलग कंट्रीज के आप जो है ब्रांड को आप एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई डाउट है तो बताएंगे। चलिए आगे बढ़ें। हाँ जी बच्चे, बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अगर एक कंट्री अपना कुछ इंडस्ट्री दूसरी कंट्री में स्टैब्लिश कर रही है तो प्रोडक्शन के लिए वो अपने टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आएगी। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो मेट्रो बने, जो मेट्रो के डब्बे इंडिया में जो बनते हैं, जो साउथ में बन रहे हैं, जो दिल्ली मेट्रो चल रहे हैं, तो उन डब्बों को बनाने के लिए, उसके इंजन के लिए वो जापान अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत में लेकर के आई और उस पर काम करने वाले इंडियन इंजीनियर्स थे। तो वहां से उनको एक्सपीरियंस मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया, तो वो हमारे भारत में रह गई और अब उनकी हायरिंग हमारे कुछ जो इंडियन इंडस्ट्रीज होंगी, अगर वो अपने एम्प्लॉय ढूंढ रही हैं, कुछ ऐसा काम करना चाह रही हैं, तो वो यहां से उनको ऑफर कर करके हायर कर लेंगे, तो ये अपने एक्सपीरियंस को फिर वहां शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आकर के और इंडिया में स्प्रेड हो गई। तो किसी दूसरी बाहर की कंट्री, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की कंट्री जो अपने यूनिट्स लगाती है, जो टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, वो टेक्नोलॉजी उस कंट्री में स्प्रेड हो जाती है। तो लाइक मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मोबाइल के कुछ ब्रांड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बच्चे। क्लियर है ना? जो लाइक नोकिया कहां का है? फिनलैंड का है। और सोनी आपका जापान का है। वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सब कहां का ब्रांड मैंने आपको बताया? ये सब ब्रांड आपका चाइना का है। सैमसंग साउथ कोरिया का है। हाँ जी बच्चे देखें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलपिंग कंट्रीज गेन एक्सेस, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसको क्या मिलता है? एक्सेस मिल जाता है टेक्नोलॉजी का टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल। मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्प्रेडिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज, इस समय अफ्रीकन कंट्रीज को हम मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी को दे पा रहे हैं। इंप्रूव्ड एजुकेशन एंड स्किल, बच्चे अब ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज का, तो वो ऑनलाइन आप एजुकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज आप जो है कर सकते हैं। लाइक ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज लाइक द हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड आर द अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। इंप्रूव्ड एजुकेशन एंड स्किल, स्टूडेंट्स कैन स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर के अपनी हायर एजुकेशन को ले सकते हैं। लाइक आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए जो वो बाहर से करने का प्लान भी कर रहे होंगे कि भाई बाहर से हम एमबीए कर लेते हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बिल्कुल बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलता भी है आपको जब इंडिया में आकर के आप जॉब करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है और आप एमबीए करना चाहते हैं और बाहर की तरफ थोड़ा सा आप देखिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन तक जो आप लोगों को थ्योरी रटाई आपको मिल रहा है, यही आगे आपको एमबीए में भी मिल जाएगा। कुछ आपको नया नहीं मिलेगा, कुछ आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर आप बाहर करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें मिलेंगी। जो सच्चाई है सच है। तो अगर आप प्लान करें तो आप बाहर से एमबीए अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर करें। कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज का अब बच्चे जब ग्लोबलाइज हो गया, जब बाहर की कंपनियां हमारे देश में आ रही है, बाहर के इंजीनियर्स, बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, साथ साथ में मीडिया, बाहर की मीडिया हम आप देख सकते हैं। लाइक अपने यूट्यूब चैनल के पास पे हम बीबीसी चैनल देख सकते हैं, हम यूएस की मीडिया को देख सकते हैं या वहां की कवरेज को देख सकते हैं। तो जो कल्चर है वो भी शेयर हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है कल्चर। हमारे कल्चर्स को वो यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू देख रहे हैं, हम उनके कल्चर्स को मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। आज आप इंस्टा चला रहे हो, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इंस्टा, फेसबुक, वहां की कुछ वीडियोस आती हैं तो वहां के कल्चर समझ में आ जाता है। यहाँ की वीडियोस वहां भी इस तरीके से जाती होंगी। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमने बाहर की टेक्नोलॉजी को अलाउड करा अपनी कंट्री में, और उस टेक्नोलॉजी ने क्या करा, हमारे कल्चरल एक्सचेंज कर दिए। तो वही कह रहा है ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स द पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंट कल्चर्स एंड लाइफस्टाइल्स। आज आप जो मूवीज देख रहे हैं या वेब सीरीज देख रहे हैं, बाहर की ज्यादा देखना आप पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो वहां की चीजें हमारे यहाँ पे पॉडकास्ट हो पा रही है। तो एग्जाम्पल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अ ग्लोबल मीडिया प्रमोट द कल्चरल अवेयरनेस।